पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल का मान लिखिए। तो पृथ्वी की सतह पर जो पलायन वेग का मान होता है या पलायन चाल का मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पलायन चाल का मान होता है। पलायन चाल या पलायन वेग वो होता है जब हम पृथ्वी तल से किसी पिंड को ऊपर अन्य दिशा में फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आता है। तो इसकी चाल होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि इसके बराबर या इससे ज़्यादा वेग से हम किसी पिंड को फेंकते हैं तो वह पृथ्वी तल पर कभी भी लौटकर नहीं आता है, क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? यह रिक्त स्थान में भी था। इसका सही उत्तर है 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी सतह के समीप भारहीनता कब परिलक्षित होती है? तो पृथ्वी सतह के समीप जो भारहीनता कब महसूस होती है हमको, ये जब महसूस होती है तब जब प्रतिक्रिया बल का मान 0 होता है। तो जब प्रतिक्रिया बल का मान 0 होता है तो हमें भारहीनता महसूस होती है। अगला देखिए, यहाँ एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण का मान लिखिए। जब खोखला गोला होता है एक समान घनत्व का तो उसके भीतर किसी भी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा 0 होता है। स्तर इसका 0 है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है यहाँ, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ये होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा 0 होता है। जब दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब हम इनके बीच की दूरी आधी कर देते हैं तो इन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान 4 गुना बढ़ जाता है। बल ये 4 गुना बढ़ जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं? तुल्यकाली को बोला जाता है भू-स्थायी उपग्रह भी बोला जाता है इसे। क्या होता है कि ऐसा उपग्रह, उत्तर आपके सामने ले आता हूं मैं, कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या है कि ऐसा उपग्रह होता है जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत होता है और पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल भी 24 घंटे का होता है और तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल भी 24 घंटे का होता है। तो इसको हम तुल्यकाली उपग्रह या फिर भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ कि सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है? सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है? तो सुदूर संवेदन किया जाता है ध्रुवीय उपग्रहों की सहायता से। सही उत्तर है इसका ध्रुवीय उपग्रह। चलिए, इसके बाद आने वाले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि रहेंगे 2 नंबर के। सबसे पहला पूछा है यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था, सार्वत्रिक नियम, ये न्यूटन ने दिया था। तो इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी 2 कणों, यानी कि ये ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। क्योंकि देखिए, नियम ही है गुरुत्वाकर्षण का, सार्वत्रिक नियम है, सार्वभौम नियम है और इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है
और उनके मध्य जो यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा यहाँ कि पलायन चाल किसे कहते हैं। ये हमने पहले भी समझा था, अब इसको उत्तर के रूप में हम जानते हैं। पलायन वेग, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आता है। ऐसा वेग जिसको या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंकते हैं ऊपर की ओर और वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी तल पर कभी भी वापस नहीं आती है, तो हम उस चाल को, उस वेग को पलायन चाल बोलते हैं। हमने अभी हाल जाना था कि पृथ्वी पर जो पलायन वेग है उसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न यहाँ पूछा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। जानते इसका उत्तर कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर सभी गैसों के अणुओं की माध्य ऊष्मीय चाल पलायन वेग के बराबर या इससे अधिक होती है। अब ये पलायन वेग हमने अभी हाल पढ़ा था, यहाँ पे पलायन वेग क्या होता है, तो उसके अनुसार जिन गैसों के अणुओं की माध्य ऊष्मीय चाल इस पलायन वेग के बराबर या इससे अधिक होती है वो चंद्रमा पर नहीं टिक पाती हैं। तो हमें ऐसा भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि किसी ग्रह पर कोई गैस कब ठहर सकती है, तो यह उस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ पर पलायन वेग कितना है। यदि ग्रह का पलायन वेग किसी गैस के माध्य तापीय वेग से कम होता है, ऊष्मीय वेग से कम होता है, तो उस ग्रह में वह गैस कभी भी नहीं ठहर सकती है। और हमें याद होना चाहिए कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, पृथ्वी तल पर होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा पर होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन वहाँ पर जो भी गैसें हैं उनकी चाल इससे काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से वहाँ पर कोई भी गैस टिक नहीं पाती है और इसीलिए चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखिए। अब ग्रहों के संबंध में जो नियम दिया था वो दिया था केपलर ने। चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इसलिए इस नियम को यहाँ पर टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो पहला नियम उसका कहलाता है कक्षा का नियम और हम यही नियम कर रहे हैं, केपलर का गति संबंधी नियम जो है कक्षा का नियम। इस नियम के अनुसार ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। बहुत इजी डेफिनेशन है कक्षा के नियम की कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित रहता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रहों की गति संबंधी आवर्तकाल का नियम लिखिए। हमें आवर्तकाल का नियम लिखना है, ये भी केपलर के नियम है। देखिए, तो इस नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि T⁻2 अनुक्रमानुपाती R⁻3। ये आवर्तकाल का नियम है। भारहीनता किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, भारहीनता किसे कहते हैं? देखिए इसका उत्तर, किसी वस्तु का भार अन्य वस्तु द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण से होता है। हमें भार कब महसूस होता है? जब उस पर प्रतिक्रिया बल लगता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया बल का मान 0 हो जाए, है ना, तभी सपोज करें कि ऐसा हो जाए कि प्रतिक्रिया बल बिल्कुल भी ना लगे,
तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। इसे ही हम भारियंता कहते हैं या यही भारियंता कहलाता है। आपने महसूस किया होगा जब हम लिफ्ट में होते हैं और लिफ्ट अचानक से नीचे की ओर उतरती है या नीचे चलती है तो हमें अपना भार बिल्कुल शून्य महसूस होता है। या कभी मेले में झूले में बैठे हों जो ऊपर घूमता है ना, इस तरह से राउंड में घूमता है, तो उसमें चढ़ते समय तो अपना भार महसूस हमको होता है, लेकिन जैसे ही झूले से नीचे की ओर हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमें कुछ भी वजन नहीं रहा है। इसे ही हम भारहीनता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? इसका उत्तर कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव क्या होता है? तो यह एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि जो गुरुत्वीय विभव होता है वो एकांक द्रव्यमान के पिंड को यदि हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर ले आते हैं तो हमें जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसके गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखें यहाँ कि मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है। ये हमें दिया हुआ है, हमें मानना है, क्या मानना है कि ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है। तब पृथ्वी के कक्षा की तुलना में इसका कक्षीय आमाप क्या होगा या इसकी कक्षीय चाल क्या होगी? कक्षीय आमाप का मतलब होता है उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने माना कि पृथ्वी का परिक्रमण काल बराबर टी है। माना कि पृथ्वी का परिक्रमण काल टी है और हमने माना कि जो ग्रह उसमें दिया हुआ था उसका परिक्रमण काल टीपी बराबर टी बटा 2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रश्न में हमसे दिया है कि ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है। पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है, तो हमने ऐसा मान लिया कि टी बराबर 2TP। कोई अदर प्लेनेट है इसलिए टीपी नाम दे दिया इसको। काल है इसलिए टी से डिनोट किया। तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो हमें मिल गया ये टीपी बराबर TE/2। अभी हमने आवर्तकाल का नियम पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए हमने यहाँ पर इनके आमाप माने हैं कि इनके कक्षीय आमाप क्रमशः पृथ्वी का है RE और ग्रह का है RP। तब देखिए, तब हम ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे कि T की घात 2 अनुक्रमानुपाती R की घात 3। तो एक बार ये फॉर्मूला लगाना है इस TE के लिए और एक बार फॉर्मूला लगाना है ये इस TP के लिए। तो देखिए इसमें एक बार TP करा तो ये भी RP होगा, TE और ये RE होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनको अनुपात के रूप में लिखा, तो ये बन गया TP²/TE² बराबर RP³/RE³। यहाँ पर हमें RP का मान निकालना था, इसलिए इसकी जो घात 3 है, इस RP की घात भी 3 है। जहाँ माउस चल रहा है वहाँ पर आप ध्यान केंद्रित रखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये फॉर्मूला है T² अनुक्रमानुपाती R³। इसके अकॉर्डिंग हमने एक बार TP और एक बार TE लिखा। तो यहाँ देखिए TP का स्क्वायर अपॉन TE का स्क्वायर, यहाँ भी सेम हमने ऐसे ही किया, तो ये बन गया RP³/RE³। अब यहाँ पर हमें RP की वैल्यू निकालनी थी, इसीलिए हमने इन दोनों की पावर सेम थी, पावर 3 थी। जब पावर बराबर के उधर जाती है या बराबर से इधर आती है तो अपॉन में चल जाती है घात के, तो घात 3 इस 2 के अपॉन में चल गई, तो हो जाएगी 2/3 या 2/3। तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया
आर पी अपॉन आर ई बराबर टी पी अपॉन टी ई की होल पावर 2/3। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए सवाल में यहाँ टी पी की वैल्यू दे रखी है हमें कि टी पी बराबर टी अपॉन 2 लिखना है। तो देखिए टी अपॉन यहाँ 2 लिखेंगे ना, तो इस टी से ये वाला टी एक बार कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ टी तो बचेगा ही नहीं, खाली केवल ये 2 बचेगा अपॉन वाला, तो ये आ जाएगा 1/2 की होल पावर 2/3। जब हम 1/2 की होल पावर 2/3 को सोल्व करेंगे तो हमें लगभग मिलेगा 0.631 और आर इसके साथ में चल रहा था, तो हमें मिल गया आर पी की वैल्यू आर पी इक्वल टू 0.631 आर ई। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रह का आमाप पृथ्वी के आमाप से 0.631 गुना छोटा होता है। ये पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।